नमस्कार, मैं हरवीर सिंह हाजिर हूँ हिंद किसान की बात का एक नया एपिसोड लेकर के। आज हम बात शुरू करते हैं एक किस्सा, उसके पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी चुनाव 2016 की बात है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का जो दारोमदार था वो काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर था कि डोनाल्ड ट्रंप उन राज्यों में कैसा समर्थन पाते हैं जो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और इस बात का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है, और ऐसे में वो अपने उन किसानों को फिर से एक बार कुछ तोहफा देना चाहते हैं जो उनके लिए वोट करें। और ऐसे में भारत के साथ अमेरिका एक क्विक डील करना चाह रहा है ट्रेड की। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भी उसकी बात कर रहे हैं, और इसमें कोशिश ये है कि ये जो डील है इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव में फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन ये जो चुनाव में फ़ायदा वहाँ पर होगा, वहाँ की जो कृषि क्षेत्र को उभारने की जो कोशिश है, साथ ही जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसका यहाँ मैं बताऊँ कि अभी जो आंकड़े आए हैं उनका जीडीपी 10% गिर गया इस साल में, वो भी एक तरीके से रिवाइव करने की कोशिश है। इसलिए वो इस खोज में है कि कहाँ पर अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए नए बाज़ार खोजे जाएँ और उसका फ़ायदा उन्हें मिल सके। बात डेयरी की करें, पोल्ट्री की करें, सोयाबीन की करें, मक्का की करें या कपास की करें, ये ऐसे उत्पाद हैं जो वो अमेरिका दूसरे बाज़ारों में खपाना चाहता है, और उनको लगता है कि भारत एक ऐसा बाज़ार है जहां इन उत्पादों को वो खपा सकता है। और दूसरी तरफ हमारी जो सरकार है वो इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को उभारने के लिए किसानों की बलि देने के लिए लगभग तैयार बैठी है, ऐसा लगता है इस डील में अभी तक जो बात है। क्योंकि अमेरिका में जो किसानों को सब्सिडी है बहुत ज़्यादा है, उसके चलते उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती है। हमारे किसानों की हालत वैसे ही ख़राब है। 2012-13 का जो NSSO का सर्वे है उसमें कहता है कि जो औसत इनकम थी भारतीय किसान की, उसके परिवार की, वो 7,000 रुपये से कम थी। ऐसे में हम लोग कैसे सामना कर पाएंगे अगर ये डील हो जाती है? हमारे किसान कोई जो ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, वो तो हमारे किसानों के लिए तो नहीं है इस वक्त अगर ऐसा होता है। इन तमाम सारे मसलों पर हम बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों सरकारें कदम उठाने जा रही हैं उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हैं प्रोफेसर विश्वजीत धर जो है JNU में प्रोफेसर हैं, लेकिन दुनिया के जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट हैं, और उनकी गिनती जो चुनिंदा लोग हैं दुनिया में जो ट्रेड के मसलों पर समझ रखते हैं उनमें होती है। मेरे साथ हैं स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक प्रोफेसर अश्विनी महाजन। महाजन जी आत्मनिर्भरता और देसी इकोनॉमी को मजबूत करने की वकालत करते हैं। हम दोनों मेहमानों से बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। अमेरिका और भारत के बीच होने वाली क्विक ट्रेड डील को लेकर अभी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन भारत में खेती किसानी से ताल्लुक रखने वाले लोगों का मानना है कि ये डील भारतीय किसानों के हक में नहीं है। इकोनॉमिस्ट पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में डेयरी किसानों की हालत खराब है। अमेरिका अपने डेयरी उत्पादों का 15 से 18% निर्यात करता है। चीन, मेक्सिको व अन्य देशों को होने वाला निर्यात घटा है। अमेरिका अपने कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार तलाश रहा है। वहीं अमेरिकन कृषि विभाग की रिपोर्ट कहती है कि 2013 से लेकर अब तक वहां कमोडिटी कीमतों में अस्थिरता आई है, जिसके चलते कृषि आय में 49% की कमी आ चुकी है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और राष्ट्रपति ट्रंप चाहेंगे कि जिन कृषि आधारित राज्यों ने उन्हें पिछले चुनाव में समर्थन दिया था उनके लिए वो बदले में कृषि बाजार तलाश लें। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। इसी साल ट्रंप दौरे के दौरान ही किसान संगठनों ने ट्रेड डील को लेकर अपना विरोध जताया था। डेयरी, पोल्ट्री, सोयाबीन या फिर मक्का, अगर इन अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाजार मिल जाता है तो भारतीय किसानों पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। कृषि सब्सिडी के मामले में विकसित देशों से कहीं पीछे
भारतीय किसानों के लिए अमेरिका के उन किसानों से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा जिन्हें भारी भरकम कृषि सब्सिडी मिलती है। भारत में औसतन हर साल प्रति किसान $227 यानी कि लगभग 16,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, तो वहीं अमेरिका में हर किसान को हर साल $60,600 यानी कि लगभग 43 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है। एक अहम मसला डेयरी का भी है। डेयरी से करीब 8 करोड़ लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं। डेयरी उत्पादन के मामले में भारत वैसे भी दुनिया में सबसे आगे है। ऐसे में सवाल ये है कि फिर किसी दूसरे देशों से डेयरी के आयात की क्या जरूरत है। मेरा पहला सवाल विश्वजीत आपसे है कि ये जो मसला है जिसमें एक क्विक डील की बात हो रही है और उसको एक बड़ा अट्रैक्टिव तरीके से हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पेश कर रहे हैं, तो इसका हमारे देश के ऊपर क्या असर होने वाला है? हमें इसमें क्या मिलेगा और अमेरिका को क्या मिलेगा? विश्वजीत जी। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि और समझना पड़ेगा कि जो अमेरिका है वो क्या चाह रहा है। और जी। ये सिर्फ भारत के लिए लागू नहीं है, ये दूसरे देशों के साथ भी है उनका। कि जैसे जनवरी महीने में उन्होंने चाइना के साथ एक डील किया था। उनका जो अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक पहला स्टेप उठाया था, और उसमें भी बड़ा मुद्दा जो था वो था कृषि का। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार सबको बताया था कि एक बड़ी जो जीत मिली है इस डील के साथ चाइना के ऊपर हमें, कि उसे चाइना को हम उनका कृषि मार्केट जो है, वो जो कृषि का जो बाजार है उसको खोलना पड़ा है हमारे दबाव के ऊपर। हाँ। तो अब तो भारत के साथ भी यही मसला है, क्योंकि जो अमेरिका के पास है कुछ और ज्यादा कुछ बेचने को है नहीं जी। उनका जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात करते हैं, वो कृषि उत्पादन है, और उसी को बेचते हैं, तो उसी का मार्केट ढूंढ रहे हैं वो, और भारत में भी वही ढूंढ रहे हैं अभी। ये जो क्विक डील की बात है, इसमें ये जनरल प्रेफरेंस ऑफ ट्रेड की भी बात है इसमें। इसको लेकर के ये जैसे आपने कहा कि चाइना के साथ भी वो डील करना चाह रहे हैं, और चाइना क्योंकि एक इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है, वहाँ एग्रीकल्चर का उतना बड़ा रोल इकोनॉमी में नहीं है जितना हमारे यहाँ है, तो इसमें तो हमें तो घाटा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो हमारी सरकार की नीति रही है वो है कि हम कृषि क्षेत्र को खोलेंगे नहीं, कि ये जो जितने मुक्त व्यापार के समझौते हुए हैं अभी तक जी, उसमें हमने कृषि क्षेत्र को बाहर रखा है। विश्वजीत जी, मैं आपके पास मैं बीच में अश्विनी जी आ गए। अश्विनी जी, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो क्विक डील है, इसमें आपको क्या दिखता है भारत के लिए और अमेरिका के लिए? मुझे लगता है कि ये वास्तव में कोई डील होने वाली नहीं है। यह एक डिप्लोमेटिक स्मूथनिंग का प्रोसेस चल रहा है जी। तो पूरी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये चाइनीज़ वायरस आने के बाद देश और दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं, नई नई इक्वेशंस बन रही हैं। तो उसी संदर्भ में यह भी है। आपको याद होगा कि पीछे कुछ महीने पहले हाँ, जब प्रेसिडेंट ट्रंप भारत में आए थे, तो उस समय भी ये बात चल रही थी कि भारत के साथ एक पार्शियल डील करने की बात थी जी, और बहुत चर्चा में थी। तो हमने देखा कि उसमें USTR जो पहले आने वाले थे वो नहीं आए हाँ, और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी नहीं आए। तो मुद्दे ये थे कि उसमें केवल कृषि और डेयरी का मुद्दा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे। तो जैसे कि इस बात को विश्वजीत धर जी ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे कि इसके साथ ही जुड़ा हुआ मुद्दा था IPR का जी, इसके साथ ही जुड़ा हुआ मुद्दा था ई-कॉमर्स का, क्योंकि अमेरिका खुश नहीं है कि किस प्रकार से हमने ई-कॉमर्स में उनकी कंपनियों को थोड़ा घेरने की कोशिश की है। अमेरिका इस बात से भी खुश नहीं है कि 3D और 3J के कारण एक और तो वो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ कृषि में जिस प्रकार के उनकी कंपनियां यहाँ पर
पेटेंट के माध्यम से किसानों को लूट खसोट करना चाहती हैं, वो भी नहीं कर पा रही हैं। तो ये वास्तव में अभी जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बना है, तो उस दृष्टि से एक डिप्लोमेटिक स्मूथनिंग का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के मुद्दे इस समय इस क्विक डील के माध्यम से बात आ रही हैं, एक मुद्दा है डेयरी का। डेयरी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके साथ हमारी कल्चरल रिलीजियस मैटर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका में कोई एक डेयरी नहीं है जिसमें वो बिना मांस और रक्त पिलाए हुए वो गांवों से दूध निकालते होंगे। तो इस कारण से वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ये नॉन वेज ये अश्विनी जी, इस पॉइंट पे मैं आऊँगा। जैसे विरजीत अभी अश्विनी जी कह रहे हैं कि तो डील ही नहीं होगी, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोसेस को स्मूदन करने का है। और अगर आप देखेंगे कि जब ये अभी चाइना के साथ हमारी तनातनी हुई, उस वक़्त हमने टैरिफ रेट कोटा में जो सस्ता इंपोर्ट है SMP का, मक्का का और कुछ तिलहनों का, वो अलाउ कर दिया उस वक़्त हमने। तो ये क्या, ये डिप्लोमेसी को बेहतर करने के लिए देश के किसानों के हितों की बलि देने का काम तो नहीं हम लोग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इसमें? मुझे तो ये लगता है अगर ये क्विक डील की बात जो हुई है, जो अभी हमने देखा है, और कुछ जैसे 500,000 आइटमों के बारे में बात की गई है, तो मेरा जितना समझ है जो अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में और खासकर इस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जी। और पहले भी आपने कहा कि अभी जो ट्रम्प जो है इलेक्शन में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उनको वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं उनके प्रतिद्वंदी से, और कुछ एक बड़ा अगर धमाका नहीं करे अभी, तो ये जितना गैप है अभी जो पीछे चल रहे हैं उसको ख़त्म करना मुश्किल है। और जो फार्म लॉबी है, जो उनका जो किसानों की जो बड़ी जो यूनियंस हैं, वो काफ़ी हद तक इन इलेक्शंस में जुटी होती हैं, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करती हैं इलेक्शन फंडिंग में। तो मैं ये देख रहा हूँ, सब मिला के जो देख रहा था कि अमेरिका को और कुछ बेचना तो वो बेच सकते नहीं है, क्योंकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी जो है चीन के हाथ बलि चढ़ गई है जी। और एक ही क्षेत्र है जिसको वो सब्सिडी बहुत बड़े पैमाने में सब्सिडी देके उन्होंने जीवित रखा है। जीवित क्या, वो अभी जाके दूसरे बाजारों में घुसते हैं जाके। हाँ। तो जब अमेरिका की बात चलती है, जो इसके हमारे आयात की बात चलती है, तो हमें समझना चाहिए कि एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मैं आपके पास आता हूँ ब्रेक के बाद। अश्विनी जी, आपके पास आऊंगा। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। अश्विनी जी, आपने जैसे बात कही है कि ये तो डील होनी नहीं है, और इस तरीके का लग रहा है कि डिप्लोमेटिक इशू को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए ये कोशिश हो रही है। और एक अभी आपने जो जिक्र किया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ का जो डेयरी सेक्टर है वो ब्लड मील इस्तेमाल करता है उसके लिए, प्रोटीन के लिए। और हमने नॉन टैरिफ बैरियर की तरह से इसको इस्तेमाल भी किया है अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए, कि हमारा जो सेंटिमेंट्स है, रिलीजियस जो सेंटिमेंट है, इस वजह से हम लोग उसकी वजह से वो इंपोर्ट नहीं करने देंगे। लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट दे देंगे कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया,
दूसरा जो मसला है कि बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, मक्का है, कपास है और उनके जो आलमंड है, बादाम, वो तो सबसे बड़े इंपोर्टर हम ही हैं। एप्पल के भी सेकंड इंपोर्टर सबसे बड़े हम हैं अमेरिका के। तो ये भी तो हमारे फार्मर हैं। तो अगर मान लिया, और डेयरी का जिस तरीके का अग्रेसन है यूएस का, तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो आपसे राहत लेंगे। जो मैं आपसे इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वो आपके सहयोगी संगठन की सरकार है। तो आप इसमें थोड़ा सा मुझे समझाइए ना। देखिए, मैंने अभी भी बताया कि ये मुद्दा केवल कृषि और डेयरी का नहीं है, क्योंकि जो क्विक डील की बात आ रही है जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के संदर्भ में भी आ रही है। तो हमने ये देखा कि जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस समाप्त करने के बाद भी हमारे जो अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स थे कम होने के बजाय बढ़ गए थे उन आइटम्स के। ये बात भी सबके सामने है, कोई कहीं छुपी हुई बात तो है नहीं जी। और दूसरी बात यह है कि जो डेयरी और फार्मिंग है, अगर अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है तो भारत के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका के लिए पॉलिटिकली वो इम्पॉर्टेंट है तो भारत के लिए भी पॉलिटिकली वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका में किसान मात्र 1-2% ही होंगे, लेकिन भारत में तो किसान एक बड़ी संख्या में हैं। उनकी पॉलिटिकल पावर और उस नाते से बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं अभी फिर भी कहूँगा कि ये डिप्लोमेटिक स्मूथनिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत सब मिल करके चाइना के संदर्भ में, क्योंकि चीन इस समय गुड मूड में नहीं है, तो ऐसे में और ऐसी अच्छी स्थिति में भी नहीं है, तो उसको घेरने के लिए उसमें कॉमन एनिमी चाइना है। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम डिप्लोमेटिक आधार पर अमेरिका को साथ में लें, बजाय इसके कि हम उसको कोई फायदा देने की बात करें। ये तो इसलिए विश्वजीत, ये बताइए मुझे, जैसे कि अभी अश्विनी जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई चिंता नहीं है। एक तो मैं आपसे समझूंगा कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी का मसला बहुत बड़ा है। हम लोग जो सब्सिडी देते हैं वो बहुत कम है, और हम जो सरकारी खरीद करते हैं उसको लेकर के दुनिया के देश, अमेरिका समेत यूरोप के देश, उसको मुद्दा बनाते हैं WTO में सब्सिडी के हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, कि जो लिमिट है उसको हमने पार कर लिया। इन देशों ने बड़ी चालाकी से अपनी सब्सिडीज़ को ग्रीन बॉक्सेस में और दूसरे बॉक्सेस में डाल दिया जो कैलकुलेट नहीं होती। तो ये मसला क्या है सब्सिडी का, और ये बार बार उठता है जब भी कोई डील होती है। और अश्विनी जी तो कह रहे हैं, लेकिन फार्मा सेक्टर को राहत देने के लिए हमने तो ड्यूटी कट करने की भी बात की है अमेरिका की, जो अभी तक की जानकारी सामने आ रही है, भले कि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिया। तो ये इसको लेकर के आपका क्या मानना है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं? देखिए, सब्सिडी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 25 साल से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होके सामने है हमारे पास, क्योंकि हमने जो WTO में जो जिस बात को लेके WTO हम शामिल हुए थे, वो ये था कि अमेरिका जैसे देशों ने कहा था कि उनके वो सब्सिडी घटाएंगे और जितनी इंपोर्ट ड्यूटी है उसको घटाएंगे, और हमारे जैसे कृषि प्रधान देश हैं उनको WTO में फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसी एक एश्योरेंस के चलते हमने WTO में ज्वाइन भी किया था जी। और हम बहुत खुश थे कि जो कृषि का मार्केट है वो मिलने वाला है। पर उसको ज्वाइन करने के बाद हमने देखा कि अमेरिका ने अपने सब्सिडी अलग अलग बॉक्स में डाला हुआ है, जैसे आपने बताया, और वो सब्सिडी के गिनती में आता नहीं है WTO के। और हमारे जैसे उन्होंने जैसे WTO ने जैसे हिसाब होता है, वहाँ पर हमारे जितने सब्सिडी है, जैसे हम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं और इनपुट सब्सिडी देते हैं, फर्टिलाइजर और सबको, वो सब गिनती में आते हैं। तो अभी क्या हुआ कि हमारे जो लिमिट है, हम 10% कृषि उत्पादन के 10% तक हम सब्सिडी दे सकते हैं। तो ये जो सब्सिडी उतना लिमिट अभी पहुंचा नहीं है। पर अमेरिका ने WTO में एक पेपर डाल के कहा कि वो भारत जो है वो 10% के बजाय 80% सब्सिडी दे रहा है। तो उसको तो हमने नकारा है, हमने उसको कॉन्टेस्ट किया है, कहा है। पर एक ये बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है हमारे सामने। पर मैं एक छोटी सी बात कहूंगा इसमें कि अमेरिका जो सब्सिडी देता है वो देता है कि व्यापार के तौर पर,
दूसरे जो बाजार तलाशने के लिए वो सब्सिडी देता है, और हम जो सब्सिडी देते हैं वो देते हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए देते हैं और आजीविका के लिए देते हैं। हमारे यहाँ पर जब आपने कहा कि करीब 50% जो कामगार लोग हैं वो कृषि निर्भर हैं, और डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर कृषि निर्भर हैं, और 10-12% जो है वो कृषि में जो बाकी सर्विसेज और बाकी सब आता है उसमें आता है, जो रूरल सेक्टर में है। तो फार्म और नॉन फार्म मिला के करीब 60% से ऊपर डिपेंडेंट है हम, जो अश्विनी जी भी बता रहे थे कि बहुत बड़ा है, और यूएस के सिर्फ 2% है। तो अश्विनी जी ये बताइए मुझे कि आप तो बहुत आश्वस्त हैं कि हमारे किसानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अमेरिका में अभी विश्वजीत जैसे बता रहे हैं कि 2% आबादी कृषि पर निर्भर है, और हमारे यहाँ अभी भी 60-65% लोग हैं। ये आपके इस तरह का जो आपका विचार है उसके पीछे वजह क्या है? दूसरे ये बताइए कि ये जब बातें हो रही हैं ये ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है, पारदर्शी क्यों नहीं है? अगर इसमें छोटा बड़ा कोई भी समझौता होना है तो हमारा जो मेन स्टेक होल्डर है किसान या कृषि से जुड़े लोग, वो तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं शामिल ही नहीं होते। इसको ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने रखा ही नहीं जाता, ना इसके पास ऊपर कोई डिबेट होती, ना कोई डिस्कशन होता, ना कोई पब्लिक की राय ली जाती। तो ऐसा क्यों है? ये डर तो लगेगा ना इस तरह की बात में। ये पहली बार थोड़ी है हरबीर जी, आप तो जानते ही हैं, प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों के साथ। आपको ध्यान में होगा कि WTO जब हस्ताक्षर हुए थे तब भी कोई चर्चा नहीं हुई थी देश में, कहीं ना संसद में, संसद के बाहर। और जब ये RCEP वाला मुद्दा चला, पहली बार मैंने देखा कि जो इंडस्ट्री के लोग थे, स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन उनके मुद्दों को ठीक प्रकार से एड्रेस भी शायद नहीं किया जा रहा था। उस समय फिर स्वदेशी जागरण मंच ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप किया था, आपको ध्यान होगा। और हमने देखा कि किसानों के हित में, डेयरी के हित में, अपनी इंडस्ट्री के हित में, और एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि चीन के कारण एक बहुत बड़ा संकट हमारे व्यापार में आ सकता है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है, तो इसके कारण RCEP से देश बाहर हुआ। तो उसी प्रकार से हमने पीछे भी देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने यात्रा शुरू करने से पहले ही कहा कि ये भारत जो है वो हमें ठीक प्रकार से ट्रीट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं भारत में जाऊंगा। और वो भारत में आए और उन्होंने शायद तमाम बातें की, और USTR नहीं आ पाए। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की तनातनी चली होगी। और अभी भी यह जो डिप्लोमेटिक बातें चल रही हैं, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को दबाव जरूर बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता है तो उधर से भारत के अपना देश का अपना डोमेस्टिक प्रेशर वो भी बहुत ज़रूरी है, किसानों की तरफ से, डेयरी की तरफ से, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, और जो हमारे छोटे दुकानदार हैं उनकी तरफ से, तभी सभी की तरफ से। क्योंकि मुद्दे एक नहीं हैं, मुद्दे ई-कॉमर्स भी हैं, मुद्दे हमारा IPR भी है, और मुद्दा डेयरी और फार्मिंग भी है। और इन सब को लेकर के हमें अपना दबाव बना के रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं व्यवहारिकता की बात कह रहा हूँ, उस व्यवहारिकता में ये कहीं भी ये जो समझौता है फिट नहीं होता है। जिस प्रकार का हम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर के चले हैं, जिस प्रकार से हम लोग चाह रहे हैं कि भारत के जो किसान हैं वो आत्मनिर्भर बने, भारत का गांव आत्मनिर्भर बने, भारत की इंडस्ट्री आत्मनिर्भर बने, तो उस सारे आत्मनिर्भरता के इस पूरे फ्रेमवर्क में यह समझौता फिट नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें विश्वजीत इस दबाव को और बना के रखना चाहिए। ठीक है विश्वजीत, मैं आपसे ये पूछूं कि अश्विनी जी तो बहुत आश्वस्त हैं कि देश के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। 2% किसान अमेरिका के इतना बड़ा दबाव बनाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा के साथ भी झगड़ा कर लेते हैं डेयरी किसानों के लिए। भारत के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें भी उनकी कोशिश है कि वहाँ के किसानों को कुछ फ़ायदा मिले। और आपके वहाँ के किसान को आप जानते हैं कि मेरा तो एक अनुभव है कि मिसौरी में मैं एक फार्म पे गया तो वो GPS से अपना फार्म हैंडल करते हैं, माइल्स में बात करते हैं कि एक ट्रैक्टर एक दिन में कितने माइल्स की प्लोइंग कर देगा, और 3 आदमी हैंडल करते हैं फार्म को। हमारे यहाँ तो एवरेज होल्डिंग जो है वो
1 हेक्टेयर वाले जो किसान हैं वही 80-90% किसान हमारे हैं। तो और दूसरी तरफ जो है आप भी देख रहे हैं कि हमारे किसानों का कितना दबाव सरकार के ऊपर है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो दबाव है काम कर पाएगा सरकार के ऊपर, और या फिर हमारे जो मंत्री हैं इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी कुछ फ़ायदा कर लें इकोनॉमी को बचाने का और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए कुछ डील हासिल करने का, या वो कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो बात हम छेड़ रहे हैं, ये जो बातें मुद्दे हम उठा रहे हैं, ये उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमेशा से पिछले सरकारों के ऊपर भी हमने दबाव देखा है किस तरह से है, और उसको भी हमने नकारने के लिए इन मुद्दों को यहाँ पर हमने बात रखी है। बहुत सालों से अश्विनी जी और मैं हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे आप जैसे हरवीर जी, आप जैसे पत्रकार हैं, वो हमारी बात आगे ले जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, हमें ये काम करना पड़ेगा आगे, क्योंकि जिस तरह के हम एक जिसे कहते हैं ना इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हैं, तो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इस तरह के दबाव तो आएंगे ही। पर मुझे ये लगता है कि अगर सरकार हमें आश्वस्त करके कहे कि जैसे कृषि क्षेत्र को है कोई भी इसकी कोई आंच नहीं आएगी, भले हम कुछ ट्रेड डील की बात करें, पर हम जैसे दूसरे मुक्त व्यापार समझौतों में हमने अपने जो पार्टनर्स हैं उनको कह दिया कि भाई कृषि के तरफ तो देखो मत, अब बाकी जो चीजें हैं उस पे हम कुछ बात कर सकते हैं। अश्विनी जी, ऐसे कुछ एक बात आनी चाहिए सरकार की तरफ से। एक टिप्पणी में ऐसे आलोचना भी नहीं करें। अश्विनी जी, मैं आपसे चाहता हूं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में खुश करने के लिए क्या डील कर सकते हैं, या आपकी जो आत्मनिर्भरता का जो एक आह्वान है उसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे? छोटा सा एक कमेंट बस। देखिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को मदद करते ही रहे हैं। वो उधर जाकर इतनी बड़ी रैली की, और उस रैली में ट्रंप साहब को साथ में लेकर के हाथ ऊपर उठा करके उन्होंने सब किया। मुझे लगता है इट्स ए गुड डील वहाँ उन्होंने कर दी। इससे ज़्यादा कोई डील संभव नहीं है, क्योंकि मुद्दा भारत के किसानों का है, डेयरी का है, और तमाम ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जैसे आपने जिक्र किया, 1 हेक्टेयर से कम वाले लोग। तो ये स्वाभाविक है ये संभव। अश्विनी जी, समय हमारा ये समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का। अश्विनी जी, आपका और विश्वजीत, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की। अगर हम देखें कि डील की बातचीत चल रही है, क्विक डील इसे कहते हैं, और इसमें काफ़ी हद तक जो सरकार का विचार है उसमें हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे किसान हैं, उनका बहुत कुछ स्टेक के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका भी अपने किसानों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। लेकिन अगर ये बात ज़्यादा दूर तक चलेगी, सब लोग मुखर होंगे, स्टेक होल्डर अपनी बात रखेंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार को जो हमारे किसान हैं उनके हित को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, और शायद वो ऐसा करेगी, ऐसी उम्मीद भी हमें रखनी चाहिए। एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को दर्शकों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि अगली बार हम लोग फिर एक नए मुद्दे के साथ हिंद किसान की बात में आप लोगों के साथ सामने आएंगे। आपने हमारे साथ रहे, धन्यवाद।